अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर 9 सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 9 सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। Our first topic is sources and effects of heat. First of all, we are going to define heat. Everyone is familiar with the concept of being too hot or too cold, or feeling heat from the sun on a warm day. But what specifically does the word heat mean? What is heat? Is it a property of something hot? It turns out that the heat is a measurable quantity that physicists have precisely defined. So, first of all, let's define heat. Heat is a form of energy. जैसे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी। इसी तरह से हीट भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। अब हीट का ट्रांसफ़र कब होता है? जब दो बॉडीज़ के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस हो। सो इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। यानी एक ऑब्जेक्ट हॉट होगा और एक कोल्ड होगा, तब हॉट बॉडी से हीट फ्लो होके कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हीट। अब हीट के सोर्सेज आपको बेसिक कंसेप्ट होगा। हीट हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। मेन सोर्स ऑफ हीट सन है। इसी तरह वुड को बर्न करके आप हीट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल को बर्न करके, फ्यूल को बर्न करके आप हीट को हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी हम हीट हासिल करते हैं। इसी तरह डिफरेंट बॉडीज़ को अगर हम रब करें, जैसे अगर आपको ठंड लग गई हो तो आप अपने हाथों को रब करें तो हाथ गर्म होते हैं ना, हीट प्रोड्यूस होती है। सो लेट्स डिस्कस द सोर्सेज ऑफ हीट। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट। वी गेट हीट बाय बर्निंग वुड, ऑयल और फ्यूल। Electricity is also a form of energy which can be converted into heat energy. When two sources are rubbed, heat is also produced. नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट की तरफ। यानी हीट प्रोड्यूस जब होती है तो उसका सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है। चेंजेस टेक प्लेस इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। यानी जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं तो हीट होने के रिजल्ट के तौर पर उसकी शेप में कोई मॉडिफिकेशन आती है, उसके साइज में कोई चेंज आता है। सो हम कहते हैं कि ये क्या है, हीट का इफेक्ट है। हीट की वजह से बॉडी की शेप में डिफॉर्मेशन आई, शेप चेंज हुई, साइज चेंज हुआ। यूजली ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। जब आप हीट करते हैं डिफरेंट बॉडीज़ को तो वो क्या करती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। और जब आप कूल करेंगे, हीट रिमूव करते हैं, तो कूलिंग पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। अब ये जो एक्सपेंशन है ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में होती है। और इन तीनों के बिहेवियर को इन डिटेल अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम उन्हें डिस्कस कर देंगे। अवर टॉपिक नंबर 9.2 इज थर्मल एक्सपेंशन। सो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या। वर्ड थर्मल एक्सपेंशन पर अगर आप गौर करें, थर्म कहते हैं हीट को, एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड होना, साइज का बढ़ना। एज अ होल अगर हम कहें तो किसी बॉडी को जब आप हीट देते हैं तो हीट देने के रिजल्ट के तौर पर उस बॉडी के साइज़ में जो चेंज आता है, उस बॉडी का जो साइज़ बढ़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। It is the tendency of the matter to change in shape, area and volume in response to change in temperature through heat transfer. थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि मैटर की ये टेंडेंसी है कि वो कुछ चेंज शो करती है अपनी शेप, एरिया या वॉल्यूम में। कब? जब आप उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग हीट। तो इस फिनोमेना को एज अ होल हम क्या कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब काजेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हैं?
ऐसा क्यों होता है कि बॉडीज़ को जब आप हीट देते हैं तो उसके रिजल्ट के तौर पर आपकी बॉडीज़ एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं। उसे डिस्कस करने के लिए लेट्स सपोज मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू एटॉमिक लेवल पर जाके बॉडी को देखती हूँ। लेट्स सपोज ये कोई सॉलिड बॉडी पड़ी हुई है और मैं उसका एटॉमिक व्यू देख रही हूँ, एटॉमिक लेवल पे जाके देख रही हूँ कि एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह है और वो किस तरह से वाइब्रेशंस को शो कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स बिफोर हीट पड़े हुए यहाँ, अभी मैंने हीट अप्लाई नहीं की, ये एटम्स अपनी ही जगह के ऊपर फिक्स पोजीशन के ऊपर, लेट्स सपोज ये सॉलिड बॉडी है और इसके एटम्स फिक्स पोजीशन पे पड़े हुए हैं और वो कोई स्मॉल वाइब्रेशन शो कर रहे हैं। लेकिन जब मैं हीट अप्लाई करूँगी, अब इन एटम्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई है। ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये पार्टिकल स्ट्रॉन्गली वाइब्रेशन शो करेंगे। क्योंकि इनकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावर के साथ ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रीजन इनका वाइब्रेशन का बढ़ जाएगा। रीजन इनका बढ़ने की वजह से अब दो एटम्स के दरमियान अगर आप देखें तो डिस्टेंस भी बढ़ गया है। इन दो नेबरिंग एटम्स के दरमियान भी डिस्टेंस बढ़ गया है। नेक्स्ट वन में देखें वो भी डिस्टेंस बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू दिस शेप जब आपने हीट अप्लाई नहीं की थी। एज अ होल अगर मैं देखूं तो मेरी जो सॉलिड बॉडी थी वो एक्सपेंड हो गई है, उसका साइज बढ़ गया है। सेम हैपन्स फॉर द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो when heat is added to a substance, the molecules and atoms vibrate faster. As atoms vibrate faster, the space between atoms increases. Hence, the solids, liquids and gases all show the expansion when heat is added. क्या रीज़न है थर्मल एक्सपेंशन की? अगर यहाँ से पॉइंट डिस्कस करें आपकी बुक में जो उन्होंने बताए हुए हैं, as molecules vibrate continually in solids, liquids and gases, so when they are heated, the vibration of molecules increase and the distance between molecules also increase, which causes expansion. क्या रीज़न डिस्कस की गई है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं चाहे सॉलिड के हों, लिक्विड्स के हों या गैसेस के हों, वो कंटिन्यूली वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है उसे हीट देते हैं तो हीट देने के रिजल्ट के तौर पर ये जो वाइब्रेशन का रेट है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। और एज अ होल आपकी बॉडी ने क्या शो किया, एक्सपेंशन को शो किया, उसका साइज बढ़ गया। नेक्स्ट इसी में आ रहा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। सो इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी वी विल डिस्कस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज कि किस तरह से सॉलिड बॉडीज़ की जो एक्सपेंशन होती है जब आप हीट देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सो वी विल सी और डिस्कस द एक्सपेंशन of the solid bodies with the help of few activities which we will discuss in our next slides. Let's discuss activity number 1. This activity is designed to show the increase in length of an object. एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए हमें एक मेटेलिक बार चाहिए, एक बर्नर चाहिए, एक स्ट्रा चाहिए और स्ट्रा को हम अटैच करेंगे विद द नीडल। एक नीडल चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटेलिक बार की एक साइड को किसी फिक्स पोर्ट के साथ अटैच करेंगे। मेटेलिक बार की एक साइड को क्लैंप कर देंगे विद अ फिक्स पोर्ट। अब उसकी जो दूसरी साइड है उसे हम एक नीडल पे रखेंगे। जब हम बर्नर को ऑन करेंगे तो हमारी मेटेलिक बार एक्सपेंशन शो करेगी। जब ये एक्सपेंड होगी तो आपकी ये जो नीडल है ये मूवमेंट को शो करेगी, ये नीडल रोल डाउन होगी।
एक्सपेंशन हो जब होगी तो तब आपकी नीडल फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल होगी, क्योंकि आपकी मेटेलिक बार एक्सपेंड हो रही है ना, इस साइड में उसका साइज बढ़ रहा है, तो नीडल भी किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। जब नीडल इस साइड में मूवमेंट करेगी तो आपका स्ट्रा जो है वो इंडिकेशन देगा कि आपकी नीडल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और आपकी मेटेलिक बार एज अ होल क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। सो हमने क्या करना है, रेस्ट द मेटेलिक बार ऑन टू spots as shown in the figure, fix its one end, let its other end roll on the needle resting on a small piece of glass. Attach the straw with the needle so that it acts as a pointer. Heat the rod by moving burner along it. The straw will move with the rolling needle as rod expands. Movement of the rod cannot be seen, but the magnification of this movement by the straw is impressive. यानी जनरली अगर आपकी मेटेलिक रॉड एक्सपेंड होती है तो नॉर्मली आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये जो स्ट्रा आप लगा रहे हैं साथ, ये आपको इस व्यू को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाएगा कि आपकी नीडल मूव कर रही है, आपकी एज अ होल मेटेलिक बार मूव कर रही है और उसकी मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। टेक अ मेटेलिक रॉड अबाउट 1 मीटर लेंथ, clamp its one end, let its other end rest on a straw. A long needle or a thick wire passes through the end of the straw. This needle or the wire acts as a pointer. When the rod is heated by a burner, the pointer moves in a forward direction on the scale. This indicates that the length of the rod has increased, due to which the straw rolls forward and movement of the pointer can be seen. Now allow the rod to cool. The pointer will move backward on the scale, which indicates that the length of the rod has decreased. Means जब आप उसे कूल डाउन करेंगे तो आपका ये जो नीडल है, ये जो पॉइंटर है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका साइज भी कम हो रहा है, एज अ होल आपकी बार भी पीछे आ रही है। तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी से जो कंक्लूजन आपने हासिल की है वो क्या है कि लेंथ ऑफ द मेटेलिक रॉड इंक्रीजेज बाय हीटिंग एंड इट डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। कि मेटेलिक रॉड की लेंथ इंक्रीज करती है जब आप उसे हीट करते हैं और डिक्रीज करती है जब आप उसे कूल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई पॉइंटर इज यूज्ड इन दिस एक्टिविटी। तो ये हम पीछे भी पॉइंटर का यूज डिस्कस कर चुके हैं। द पॉइंटर इज यूज टू इंडिकेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। We cannot see the increase or decrease in the length without the pointer. विदाउट पॉइंटर आप इंक्रीज या डिक्रीज को नहीं देख सकते, तो पॉइंटर आपको हेल्प करता है कि आप उस इंक्रीज या डिक्रीज को देख सकें। एज द रॉड एक्सपेंड्स द मूवमेंट ऑफ रॉड कैन नॉट बी सीन, सो दिस पॉइंटर हेल्प्स यू टू सी द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड। ये थी हमारी एक्टिविटी 1। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 डिस्कस करेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से एक मेटेलिक स्फीयर के वॉल्यूम में चेंज आता है जब आप उसको हीट करते हैं। लेट्स डिस्कस एक्टिविटी नंबर 2। दिस एक्टिविटी इज डिजाइन टू चेक द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। सो इस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए जो मेरी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक मेटेलिक स्फीयर चाहिए, एक चेन चाहिए, एक स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर आप इस चेन को अटैच करेंगे। सेकंड, एक रिंग में से आप उसे पास आउट करेंगे। सो बिफोर हीटिंग आप देखेंगे कि आपका स्फीयर इस रिंग में से इजीली पास आउट हो जाएगा। आफ्टर हीटिंग आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि स्फीयर की शेप में क्या चेंज आया है। क्या स्फीयर का साइज़ बड़ा है, उसकी शेप बड़ी है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, उसका डायामीटर बड़ा है या कम हुआ है। सो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे by passing the sphere again through the same ring. So let's start the activity. Take a metallic sphere which can normally pass easily through a ring. यानी एक आप स्फीयर लेंगे जो इस रिंग में से इजीली पास आउट हो जाएगा। By the help of the chain attached to sphere, remove it out of the ring. अब इस चेन की मदद से आप उतार के स्फीयर को बाहर लेके आएँ। हीट द स्फीयर एंड पुट इट ऑन द रिंग। आप इस स्फीयर को आप हीट करें और इसको दोबारा इस रिंग में से पास आउट करें।
Does it pass through the ring? No. Due to heating, the diameter of sphere has become greater than the diameter of the ring. जब आपने इसे हीट किया, हीट करने की वजह से इस स्फीयर का डायमीटर बढ़ गया है इस रिंग के डायमीटर से, जिसकी वजह से वो उसमें से पास आउट नहीं होगी. हैज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आल्सो इंक्रीज? यस, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैज़ आल्सो इंक्रीज बिकॉज एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. और रेडियस और डायमीटर का क्या लिंक है? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. डायमीटर का जो हाफ होता है उसको आप क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर और रेडियस डिपेंड करता है डायमीटर के ऊपर. इट मीन्स अगर डायमीटर रिंग का चेंज हुआ है तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है. कंक्लूजन में आपने क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज ऑन हीटिंग एंड डिक्रीज ऑन कूलिंग. इंक्रीज ऑन हीटिंग तो आपने देखा है. डिक्रीज ऑन कूलिंग देखने के लिए आप क्या करेंगे? दोबारा इस स्फीयर को कूल डाउन करेंगे. तो कूल डाउन होने के रिजल्ट के तौर पर आप अगेन ट्राई करेंगे कि क्या वो इस रिंग में से पास आउट हो रहा है, क्या उसका साइज़ कम हुआ है या नहीं. सो हीटिंग पे जो वॉल्यूम बढ़ा था, कूलिंग पे वो क्या हो गया है? कम हो गया है, डिक्रीज हो गया उसका वॉल्यूम, और आपके जो स्फीयर है वो ईजिली इस रिंग में से पास आउट हो जाएगा. ये थी एक्टिविटी 2. सो आपने क्या कंक्लूड किया कि सॉलिड बॉडीज़ को जब भी आप हीट करते हैं तो हीट करने के रिजल्ट के तौर पर बॉडीज़ के साइज़ में चेंज आता है, वो एक्सपेंड कर जाती हैं. सो दिस वाज आवर टॉपिक इन विच वी डिस्कस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़. आई होप कि आज के लेक्चर में जो कुछ आपने पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा सोर्सेज ऑफ हीट क्या हैं. देन आपने सोर्सेज ऑफ हीट को डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर आपने हीट को भी देखा था, हीट को डिफाइन किया था, सोर्सेज ऑफ हीट को डिफाइन किया, देन इफेक्ट्स ऑफ हीट को डिफाइन किया. देन हम नेक्स्ट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन की तरफ आए. थर्मल एक्सपेंशन में आपने देखा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, यानी बॉडीज़ को जब आप हीट देते हैं तो उनके साइज़ में कोई इंक्रीज़ आता है. देन आपने कहा कि रीजंस क्या हैं इसकी. रीजंस में आपने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं नॉर्मली, लेकिन जब हम उन्हें हीट देते हैं तो उनकी वाइब्रेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है. एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एज अ होल आपकी जो बॉडी है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ बढ़ जाता है, आपका ऑब्जेक्ट एक्सपेंशन शो करता है. सो देन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स विद द हेल्प ऑफ 2 एक्टिविटीज़ आपने डिस्कस किया. फर्स्ट एग्जांपल जो थी, फर्स्ट जो एक्टिविटी थी उसमें आपने मेटेलिक रॉड ली, उसको हीट किया, उसकी एक्सपेंशन देखी कि किस तरह से हो रही है. और सेकंड आपने एक स्फीयर लिया और उसको हीट किया और उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ को डिस्कस किया है बाय अप्लाइंग द हीट. आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी. आई एम होपफुल कि आप रोज़ का काम जो है रेगुलर बेसिस पे साथ साथ तैयार भी कर रहे होंगे, अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, ताकि जब दोबारा पेपर्स वगैरह हों या टेस्ट वगैरह हों कॉलेज ओपन होने के बाद तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.